कामयाबी न मिले मुझे ये अलग बात है, मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है। सभी को नमस्कार, मैं लेक्चरर संतवीर सिंह स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में। आज अपने जो क्लास शुरू कर रहे हैं यह है व्याख्याता भर्ती जो 2022, जिसमें जीके का जनरल नॉलेज का पेपर है। उसमें 15 अंक आते हैं, 15 प्रश्न आते हैं, 15 प्रश्न आते हैं इतिहास के, और जो कि 30 अंकों के हैं। 15 प्रश्न और 30 अंक इस सीरीज को अपने आरंभ कर रहे हैं। मौर्य काल में कला, साहित्य व विज्ञान, ये हमारा प्रथम टॉपिक है। मैं आपके टेस्ट भी रखूंगा। कुल 17 ये टॉपिक हैं छोटे छोटे। आपके 15 शेड्यूल में अपने इसको खत्म करेंगे। शेड्यूल के साथ साथ जो टफ टॉपिक हैं उसकी आपको वीडियो भी मिलती रहेगी। आप निरंतर जुड़े रहें। इसमें मैं टेलीग्राम चैनल जो अपना है उसका लिंक डाल दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। मौर्य काल को कला और साहित्य के दृष्टिकोण से ज्यादा जाना जाता है। विज्ञान के दृष्टिकोण से हम अगर पढ़ते हैं तो गुप्त काल को पढ़ते हैं। इसमें ज्यादा प्रश्न जो आने के चांस रहते हैं वो कला पर, और दूसरा है साहित्य। विज्ञान पर इसमें कोई भी ज्यादा नहीं पूछा जाता। मौर्य काल में एक बड़ा परिवर्तन होता है कि मौर्य काल से पूर्व जो था वो कच्ची ईंटों का प्रयोग हम कह सकते हैं, घास फूस झोंपड़ी, उसकी जगह यहां पर क्या है, पाषाण का प्रयोग शुरू हुआ, पत्थर का प्रयोग शुरू हुआ, जो कि मुख्य रूप से पत्थर का प्रयोग कला में जो होता है वो अशोक मौर्य के समय शुरू होता है। तो अशोक से पूर्व जो मौर्य शासक, जैसे हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो उसके समय, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो उसके समय जो था वो लकड़ी या मैं कहूं काष्ठ, इसका प्रयोग जो है ज्यादा होता था कला में। इतनी बात क्लियर हो गई। कुमार स्वामी, उन्होंने मौर्यकालीन कला को 2 भागों में बांटा है। कुमार स्वामी ने मौर्यकालीन कला को 2 भागों में बांटा है। पहली है राजकीय कला और दूसरी है लोक कला। एक नंबर है राजकीय कला, दूसरी है लोक कला। अब हम देखेंगे राजकीय कला। राजाओं द्वारा जिस कला को संरक्षण दिया गया था वो राजकीय कला, और जो लोगों ने स्वतंत्र रूप से अपने आप जो कार्य किए थे वो थी लोक कला। यहां हम देखेंगे कुमार स्वामी ने जो विभाजन किया हुआ है। चलिए राजकीय कला। राजकीय कला में हम पढ़ेंगे राजप्रासाद, स्तंभ, गुहा, स्तूप, विहार। राजप्रासाद, राजाओं द्वारा जो महल बनाए गए, स्तंभ जो पिलर थे उसके बारे में। अशोक के जो स्तंभ हैं वो मौर्य कालीन कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं। गुफाओं, 7 गुफाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। स्तंभ जो हैं वो 30 हैं और 7 गुफाएं उनके बारे में पढ़ेंगे। स्तूपों के बारे में पढ़ेंगे और विहार के बारे में। लोक कला में यक्ष और यक्षिणी, ये एक ऐसा करैक्टर है, जैसे हम मान लें कि हमारे बात करें तो अलग अलग समाज के, अलग अलग कस्बे के, अलग अलग परिवारों के भी हम कहें तो अपने अपने लोक देवी देवता हैं, या कोई पीर है या पैगंबर है, जो भी। उसी तरह उस समय जो आप इनको दैत्य की श्रेणी में नहीं रख सकते, एक देवीय श्रेणी में, क्योंकि ये लोगों की मदद करते थे, यक्ष और यक्षिणी। तो उनकी जो प्रतिमाएं बनी थी वो लोक कला की श्रेणी में आती हैं। दूसरी मृण मूर्तियां, यानी कि मिट्टी की जो मूर्तियां बनी वो लोक कला की श्रेणी में। 2 ही पार्ट है लोक कला में, यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं और दूसरी है मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां। तो राजप्रासाद में हम बात करेंगे, ये बरहुत स्तूप है जो कि अपने मध्य प्रदेश में है। ये कंगनहल्ली ये अलग से है,
ये कर्नाटक में है। तो स्तूपों में ये अलग अलग प्रकार, हालांकि आगे इनका हम जिक्र पढ़ लेंगे कि बरहुत स्तूप, कंगनहल्ली, सांची का महास्तूप, सारनाथ का धर्मराजी का स्तूप, तक्षशिला का धर्मराजी का स्तूप, अमरावती स्तूप और देउर कुठार का स्तूप, ये सारे स्तूपों के उदाहरण हैं मौर्य काल से संबंधित। आप इनका साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब हम शुरू कर रहे हैं राजप्रासाद, 1 नंबर पॉइंट। मौर्यकालीन कला, ये हमारा आ गया पॉइंट। राजप्रासाद से पहले मैं इसको थोड़ा सा बता दूं, इस पर सिर्फ 2-3 बातें आती हैं। कल्हण की एक बुक है, कल्हण ने कश्मीर का इतिहास जिसमें लिखा था, उस पुस्तक का नाम था राज तरंगिणी। पुस्तक का क्या नाम है? राज तरंगिणी। राज तरंगिणी में कल्हण कहता है कि अशोक ने 2 नगरों की स्थापना की है। श्रीनगर जो है वो अशोक का बसाया हुआ है और दूसरा है ललित पाटन। ये कहां पर है? ये पड़ता है नेपाल में। कल्हण राजतरंगिणी में कहता है कि ये 2 नगर जो हैं वो अशोक द्वारा बसाए गए थे। इतनी बात क्लियर। तीसरे हम एक नगर की बात करेंगे, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है उसका वर्णन कौन कर रहा है? मैगस्थनीज एक राइटर जिसने पुस्तक लिखी इंडिका। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के यहां रहा था। मैगस्थनीज मौर्यकालीन प्रशासन का वर्णन करता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हालांकि साहित्य है। तो इंडिका से ये प्रश्न सीधा आता भी है और आया भी है कि मौर्यकालीन या चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन का वर्णन किसमें मिलता है। उसमें कौटिल्य की अर्थशास्त्र भी होती है, पर ध्यान रहे जब प्रशासन की बात आएगी तो वो मैगस्थनीज की इंडिका में ही मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैगस्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में लिखता है कि पाटलिपुत्र, और मैगस्थनीज इंडिका में लिखता है, चूंकि इंडिका मूल पुस्तक अब उपलब्ध नहीं है, तो स्ट्रैबो ने इसके आधार पर आगे उसकी व्याख्या की है जो मैगस्थनीज ने लिखा था। क्या लिखा है कि पाटलिपुत्र एक नगर जो 2 नदियों के किनारे बसा हुआ था और इस नगर में 64 द्वार थे और 570 बुर्ज थे। गंगा व सोन नदियों के किनारे बसा पाटलिपुत्र, जिसमें 64 द्वार और 570 बुर्ज थे। 3 नगरों के बारे में अगर नगर पर प्रश्न आता है तो श्रीनगर और ललित पाटन का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। किसमें यह जानकारी मिलती है? कल्हण की राजतरंगिणी में। दूसरा, पाटलिपुत्र नगर का वर्णन मैगस्थनीज और स्ट्रैबो द्वारा किया जा रहा है। पुस्तक कौन सी है? मैगस्थनीज की इंडिका, जिसमें मुख्य रूप से मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी मिलती है। फिर आता है पाटलिपुत्र गंगा व सोन नदी के किनारे है। छठी क्लास एनसीईआरटी बुक में ये फैक्ट दिए हुए हैं कि पाटलिपुत्र जो नगर था उसका जो पूरे नगर का प्रकोटा, चूंकि वो लकड़ी का था, अशोक मौर्य से पहले जितना भी काम है मौर्य काल में वो लकड़ी का था, तो उसमें 64 द्वार और 570 बुर्ज थे। अब आगे हम बढ़ते हैं नगरों की। राजप्रासाद जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। नगर पर बात कर ली, अब हम बात करते हैं राजप्रासाद। देखिए जो है राजप्रासाद, राजप्रासाद का मतलब क्या है? राजा का जो महल था। ये कहां से मिलता है? कुम्हरहार एक जगह पड़ती है। कहां पर? आधुनिक जो पटना है उस समय का जो पाटलिपुत्र था, पटना पाटलिपुत्र, वहां पर एक जगह है कुम्हरहार, जहां से मौर्यकालीन राजप्रासाद के अवशेष मिलते हैं। एक है परकोटा,
इसके अवशेष कहां से मिलते हैं? इसके अवशेष मिलते हैं बुलंदी बाग से। कहां से? बुलंदी बाग। ये भी पटना के पास ही है। तो हमने ये दो स्थानों को ध्यान रखना है कि मौर्यकालीन या चंद्रगुप्त, अच्छा ये दोनों जो चीजें हैं ये किसके काल की है? ये है चंद्रगुप्त मौर्य के काल की। अशोक का कोई लेना देना है नहीं इससे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय का लकड़ी का राजप्रासाद जो कि 80 स्तंभों से 80 स्तंभों के सहारे खड़ा था, और कुम्भलहार से राजप्रासाद के अवशेष मिलते हैं और बुलंदी बाग से परकोटे। अगर दोनों में कंफ्यूजन हो तो ये सोच लेना कि जिस महल के चारों ओर एक बड़ा परकोटा हो तो हौसला तो बुलंद हो ही जाता है। तो परकोटा बुलंद, तो बुलंदी बाग से परकोटा मिला है। क्योंकि एक चीज पूछ लेंगे कि परकोटे के अवशेष कहां से मिले हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय, कुम्भलहार भी होगा और बुलंदी बाग, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको ये बताया है। ठीक है, ये दो बातें। अब विद्वानों के कथन, इस परकोटे के बारे में विद्वानों ने क्या क्या कहा है, इस राजप्रासाद के बारे में विद्वान क्या कहते हैं ये देखते हैं। फायान, पहले हम बात करते हैं फायान। फायान क्या कहता है कि इतना बड़ा जो परकोटा है ये किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं लग रहा, यह किसके द्वारा निर्मित है? यह देवों या दैत्यों द्वारा निर्मित है। देवों या दैत्यों द्वारा निर्मित है। ठीक है जी। दूसरा जो विद्वान है वो है एरियन व स्ट्रैबो। एरियन व स्ट्रैबो ये क्या कहते हैं? ऐसे एरियन और ऐसे, ये कहता है सूसा व एक बतना, ये जो महल थे ईरानी राजाओं के थे, सूसा व एक बतना। तो एरियन व स्ट्रैबो कहते हैं कि यह जो राजप्रासाद है ये सूसा व एक बतना के महलों से भी सुंदर है। उससे तुलना की, से भी सुंदर, उससे इसकी तुलना कर दी। तो राजप्रासाद के बारे में इतनी ही बातें हैं। मैं सिर्फ काम की बात आपको नोट करवाऊंगा पिछले एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए। इसके अलावा आपको बहुत कुछ किताबों में पढ़ना है तो पढ़े, अगर भरोसा करके चलना है। इसकी पीडीएफ जो है पृष्ठ पेज पर लिखा हुआ है मैटर, वो मैं टेलीग्राम का जो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया है अपने टेलीग्राम का, उसमें मैं ये डाल दूंगा। चलिए अब आगे बात करते हैं हम स्तंभों की। मौर्यकालीन स्तंभ, राजप्रासाद कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट जो हमारा 2 नंबर बिंदु है मौर्यकालीन जो राजकीय कला का दूसरा बिंदु है वो है स्तंभ। स्तंभों के बारे में हम बात करते हैं। पहले आपको स्तंभ दिखाता हूं मैं। चलिए आगे चलते हैं। स्तंभों के बारे में अलग अलग स्तंभों की मैंने यहां पिक्स जो है लगा रखी है सबकी, तो ये देखते हैं एक बार। मौर्यकालीन जो स्तंभ थे वो स्वतंत्र भूमि पर बने थे। आप स्तंभ को देख लें कि ये देखो नीचे से चौड़ाई में है, ऐसे करके नीचे से चौड़ाई में, ऐसे नीचे से चौड़ाई में है। ये जो है ना ये सही नहीं है। पहले जो टाइपिस्ट ने टाइप किया था उन्होंने ये लगा दिया, ये सही क्यों नहीं है? क्योंकि इससे ऊपर वाला तो सही है, नीचे वाला सही नहीं है। ये बिल्कुल बराबर एक नली की तरह बना दिया। तो नलियों जैसे थे ईरानी स्तंभ, मतलब बिल्कुल बराबर ऊपर और नीचे से, और ये एक चबूतरा सा बनाया हुआ है।
ये ईरानी विशेषता थी। अशोक के जो स्तंभ हैं वो सुंडाकार थे, यानी कि ऐसे करके, ऐसे सुंडाकार, जैसे ईंट वाला भट्टा होता है आप मान लो उस तरह का। तो ये और ऊपर वाला सही है सर। अब हम ये देखेंगे पहली बात स्तंभों की, वो ये रहेगी कि इसके दो भाग थे, एक भाग ये और एक भाग ये। पहली बात कहां लिखें इसको, चलो यही लिखते हैं, अपने यहां लिख लेते हैं। हाँ जी, यहां लिखते हैं स्तंभों, सारनाथ स्तंभ नहीं, मैं सारे स्तंभों की बात कर रहा हूं। स्तंभों की जो विशेषताएं थी, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने के चांस रहते हैं मौर्यकालीन स्तंभों से, क्योंकि वो उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। ध्यान रहे, स्तंभों के क्या थे, दो भाग थे, मौर्यकालीन स्तंभों के दो भाग। पहली बात क्लियर। दूसरी, यह एकाश्मक पत्थर से बने थे, एकाश्मक पत्थर से बने थे। जैसे हम बात करें, ये इतना भाग जो है ये एक ही पत्थर से बना है, इसको एकाश्मक भी कहते हैं, इसको अशोक की लाट भी कहते हैं, अशोक की लाट। लो जी, ये बात हो। अच्छा, इससे ऊपर वाला भाग जो है इसको कहते हैं शीर्ष। ऊपर का भाग शीर्ष है और नीचे का भाग क्या है, तना। मैंने लिखा ना कि स्तंभ जो है वो दो भागों में बटे हैं, शीर्ष व तना। दो भाग कौन से हैं, शीर्ष व तना। इसको अशोक की लाट भी कहते हैं। अशोक के जो देखो स्तंभों की तीसरी विशेषता यहां लिखता हूं मैं, स्तंभों की तीसरी विशेषता यह है कि यह लेख युक्त व लेख विहीन थे। कुछ पर यहां लेख लिखे हुए हैं, कुछ पर लेख नहीं है। लेख विहीन और लेख युक्त। लेख विहीन में मैं आपको बता देता हूं, एक तो संकिस्सा है, संकिस्सा का स्तंभ लेख एकमात्र स्तंभ लेख है जिस पर हाथी की प्रतिमा बनी हुई है, नीचे मैं आपको दिखाऊंगा। बसाड वैशाली का जो स्तंभ लेख है उस पर लेख नहीं है। रामगढ़ का जो वृषभ वाला, रामगढ़ से हम बात करेंगे, दो स्तंभ लेख मिले हैं, एक पर बैल बना हुआ है, एक पर सिंह यानी कि शेर बना हुआ है, वो भी लेख विहीन है। तो मुख्य रूप से ये तीन स्तंभ ऐसे हैं जो कि एक कॉमन है शायद, तो कुल मिला के ये चार एक होते हैं स्तंभ लेख, जिसमें तीन इंपॉर्टेंट है, संकिस्सा, बसाड़। बसाड़ का मतलब यहां वैशाली भी आप लिख सकते हो, वैशाली से कोलूहा का स्तंभ जो मिला है, और रामगढ़ का वृषभ वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सत्य असत्य में बातें आ सकती है कि अशोक के स्तंभों से संबंधित कौन सी बात असत्य है, तो उसमें वो लिख सकता है कि यह सभी स्तंभ लेख युक्त हैं या लेख विहीन है, तो उसमें लेख युक्त भी है, लेख विहीन है, एकाश्मक पत्थर से बने हैं। चलो अब बात करते हैं इसके भागों की। लो जी, इसके भाग, नीचे वाले भाग को हम तना या लाट कहेंगे। फिर ये जो बीच में है यहां, ध्यान से देखिए, यहां बीच में, इसको हम कहते हैं मेखला। ठीक है, इसको यष्टि या मेखला कहा जाता है। इसके ठीक ऊपर
ये जो है इसको हम कहते हैं अवांगमुखी कमल, या हम कहें उल्टा कमल, मेखला के जस्ट ऊपर। यानी कि ये जो तना है और ऊपर उल्टा कमल है, इन दोनों को जो मिला रहा है बीच में भाग, उसको कहते हैं मेखला। मैं अगर इसको बनाऊं यहां पर तो ये होगा इस तरह से, ये भूमि पर बने हैं, यहां पर ये हम ले लें मेखला, लो जी, और इसके ऊपर है अवांगमुखी कमल। ऐसे करके अब उल्टा कमल बना हुआ है, इसके ऊपर है फलक, कमल के ऊपर है फलक, ये जो चीज बनी हुई है इतनी, ठीक है। और फलक के ऊपर यहां पर जो है पशु आकृति, और पशुओं के ऊपर कई बार यहां चक्र भी बना होता था। तो इसके भाग क्या हो गए, तना या लाट या एकाश्मक कह दें, फिर मेखला, फिर उल्टा कमल, अवांगमुखी कमल, ठीक है, उल्टा कमल या अवांगमुखी कमल, फिर उसके ऊपर फलक। विशेषता क्या है फलक, फलक के ऊपर भी पशु चित्रण होता था, फलक के ऊपर भी क्या था, पशु चित्रण होता था। ये इतनी बातें होगी। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको क्लियर करके दूसरी बातें लिखता हूं नेक्स्ट। ये लो जी, 3 बातें हो गई थी। अब मुख्य मुख्य बातें इसके पार्ट की होगी। अब हम इसको पढ़ते हैं। ये लो जी, स्तंभों में हम जिक्र कर रहे थे कि स्तंभ जो है मौर्यकालीन कला के सर्वोत्कृष्ट नमूने हैं। मौर्यकालीन कला के सर्वोत्तम नमूने कौन से हैं, अशोककालीन स्तंभ, अशोककालीन स्तंभ मौर्यकालीन कला के सर्वोत्तम नमूने हैं। यह एकाश्मक पत्थर से बने हैं। यह पत्थर कहां से आता था, यह जो पत्थर आता था, स्तंभ का जो पत्थर था, चुनार यूपी, उसमें जिला पड़ता है मिर्जापुर, वहां का लाल पत्थर जो है वो स्तंभ में प्रयुक्त होता था। यह एक ही पत्थर से बने थे। इसके अपोजिट, इसके विपरीत ईरानी जो स्तंभ थे वो अलग अलग पत्थरों से बने थे, अलग अलग पत्थरों से बने थे। लो जी, और एक बात और है, हमने अभी देखा अशोक के जो स्तंभ हैं उसमें नीचे नीचे तना आ गया, फिर आते हैं मेखला, फिर उल्टा कमल, उसके ऊपर आती है फलक और फिर पशु। जैसे ऊपर ही ऊपर अशोक के स्तंभों में ऊपर ही ऊपर पशु हैं, तो ईरानी स्तंभों के ऊपर क्या है, मानव आकृतियां बनी हुई हैं, इतना ध्यान रहे। फिर ये आता है बसाड़, बखिरा या वैशाली, कोलूहा स्तंभ है ये। वैशाली का जो स्तंभ है या बसाड़ का जो स्तंभ है वो अशोक का सबसे पहला स्तंभ है। पहला स्तंभ कौन सा है, बसाड़ या वैशाली का स्तंभ। फिर हम आगे बात करें स्तंभों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है। स्तंभों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, सारनाथ का स्तंभ। यहां ध्यान रखना, एक है स्तंभ, स्तंभों में तो सर्वश्रेष्ठ सारनाथ है। यही आप नोट लगाकर लिख लेना कि स्तूपों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ स्तूप कौन सा है, वो है सांची का, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। तो ये कंफ्यूज कर सकता है,
मान लो एग्जामिनर पूछता है अशोक द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ स्तंभ है और आगे वो ऑप्शन में दे दे सांची, तो हमें कंफ्यूजन हो जाती है स्तूप और स्तंभ में। तो इतना ध्यान रहे कि स्तंभ पूछे तो सारनाथ है और स्तूप पूछे तो सांची का स्तूप है। दूसरी हम बात करें रूमिनदेई, पहला अशोक का पहला स्तंभ है बसाड़ या वैशाली, सर्वोत्तम स्तंभ है सारनाथ का स्तंभ और सबसे छोटा स्तंभ है रूमिनदेई, सबसे छोटा स्तंभ है। यह नेपाल के तराई इलाके में है, लुम्बिनी में जहां हम कहेंगे, और इस स्तंभ पर नहीं, इस पर मयूर नहीं है, मयूर जो है वो लोरिया रामगंज पर बना हुआ है, यहां। तो रूमिनदेई सबसे छोटा स्तंभ है, इतना ध्यान रहे। फिर बात आती है कि इन स्तंभों पर चमकदार पॉलिश की हुई है। उसके बाद ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, उसमें सत्य असत्य वाले कथन में एक पंक्ति यह भी थी कि अशोक के स्तंभ ज्यादातर उत्तर भारत में मिले हैं। स्तंभ ज्यादातर कहां है? उत्तर भारत में मिले हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, बिल्कुल सिलेक्टेड बातें हैं। सारनाथ स्तंभ सर्वोत्कृष्ट है, रूमिनदेई सबसे छोटा स्तंभ है, इन पर चमकदार पॉलिश की गई है, चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित हैं और ज्यादातर कहां पर है? उत्तर भारत में ये मिले हैं। कुछ पर लेख लिखे हैं, कुछ लेख विहीन है। चलिए आगे चलते हैं। आपको लगता है कि स्पीड ज्यादा है, पर ये स्पीड ज्यादा नहीं है। एक बार मैंने आपको समझा दिया तो उसके बाद ही मैं स्पीड पकड़ता हूं दूसरी बार में। और विशेष बात, यह स्तंभ स्वतंत्र भूमि पर है। इसके विपरीत जो ईरानी स्तंभ थे, ईरानी स्तंभ स्वतंत्र भूमि पर नहीं थे। वो क्या है, किसी बिल्डिंग में, किसी ऐसी जगह पर थे जहां हम ये नहीं कह सकते कि वो स्वतंत्र है, अलग से किसी बिल्डिंग में है, किसी मकान में, या किसी भी आप कह दो महल में। तो ईरानी स्तंभ स्वतंत्र भाग पर नहीं और अशोक के स्तंभ जो है वो स्वतंत्र भाग पर है। हो सकता है तुलनात्मक रूप से पूछ लेना। विशेष बात, उन पर पशु आकृतियां बनी हुई है और ईरानी जो स्तंभ थे उन पर क्या है? उन पर मानव आकृतियां बनी हैं। मैं साथ में ही तुलना कर रहा हूं। अब आता है सांची का स्तंभ। सांची के स्तंभ और सारनाथ स्तंभ में मैं आपको फर्क बताता हूं। चलिए यहां देखते हैं। ये लो, ये सारनाथ है, वो सांची का स्तंभ है। अपने यहां इसको और रोकते हैं। अब आप ध्यान दें, सांची व सारनाथ की मैं बात आपको जो बता रहा हूं, सांची यहां, सारनाथ तो लिखा ही हुआ है। सांची में ऊपर ही ऊपर पशु है, पशु आकृति बनी। मैंने आपको कहा था पशुओं के ठीक नीचे ये जो है, ये है फलक। फलक, ठीक है। फलक के ऊपर भी कुछ ना कुछ पशु पक्षियों के चिन्ह बने होते थे। ये जो सारनाथ का स्तंभ है, सारनाथ के स्तंभ में मैं लिखता हूं पशु आकृति के नीचे फलक पर, पशु आकृति के नीचे फलक पर 4 पशु दर्शाए गए हैं। यहां मैं यही बात लिखूं, सांची में पशु आकृति के नीचे हंस दाना चुग रहे हैं। ये देखो हंस, ये यहां दाना चुग रहे हैं, इधर से इसका मुंह है। ठीक है, तो ये नीचे हंसों को दाना चुगते दिखाया गया है।
दिखाया है। सारनाथ और सांची के स्तंभ में एक बड़ा जो अंतर है वो यही है, सांची वाले में भी 4 पशु हैं। चारों पशु कौन से हैं? चारों पशु हैं सिंह, शेर। दोनों में इसके ऊपर भी 4 पशु जो है शेर हैं। एक का मुख इधर है, एक इधर, एक इधर और एक उस तरफ। अब मैं आपको इसके बारे में एक और बात बता रहा हूं, इसको अपने करते हैं इस कलर में। चलिए, मुख्य बात क्या है, ये जो स्तंभ शेर का मुख है यहां जो दिया हुआ है आप यहीं देख ले। शेर का जो ऊपर वाला ललाट था, यहां शेर का जो ऊपरी ललाट था, यहां लिख देता हूं मैं सारनाथ के बारे में। शेर या सिंह के ललाट के मध्य महाधर्म चक्र बना है। महाधर्म चक्र बना है। यहां जो सिंह का ये जो माथा है, ललाट है, वहां पर महाधर्म चक्र बनाया गया है। तो चारों शेरों के जो ललाट पर जो है महाधर्म चक्र बना है, जिसमें कुल कितनी तीलियां हैं? 32 तीलियां हैं। 32 तीलियां। लेकिन हमने ये देखा है कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो सारनाथ स्तंभ से लिया, अशोक के स्तंभ से लिया है। तो फिर इसमें तो 32 है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में 24 तीलियां है, तो वो कहां से आया? अब देखो, सारनाथ स्तंभ में जो पशु आकृति है उसके नीचे जो फलक पर 4 पशु दिखाए गए हैं। पहले तो इनका क्रम याद रखना है आपने। 4 पशुओं का क्रम याद रखना है। क्रम क्या रहेगा? गाइडों में और बुक्स में गलत दे रखा है। मैं जो आपको बता रहा हूं, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है केसी श्रीवास्तव, उसमें लिखा हुआ है हाथी घोड़ा, या कह दे हम अश्व, और वृषभ, या कह दो बैल, और फिर सिंह। ये 4 पशु हैं, हाथी, घोड़ा, बैल, सिंह। तो एक छोटी सी आपने सुनी होगी, ये एक कहावत भी है कविता टाइप सी, हाथी घोड़ा बाल की जय कन्हैया लाल की। तो हाथी घोड़ा बाल, बाल से बैल, हाथी घोड़ा बैल याद रहेगी, तो लास्ट में सिंह है। हाथी घोड़ा बाल की जय कन्हैया लाल की। तो हाथी घोड़ा बैल, फिर उसके बाद सिंह। ये क्रम आपको याद रखना है। यूपीएससी के एग्जाम में 2-3 बार ये फैक्ट जो है, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है। अब ये जो 4 पशु हैं, ऐसे फलक है, अपने बात करें तो ऐसे जो फलक है, इस फलक के मध्य यहां जो पशु, फिर चक्कर दिया हुआ है, फिर इधर चक्कर, इधर पशु, ऐसे करके पूरे में एक पशु के आगे एक चक्कर दिया हुआ है। इस चक्कर को कहते हैं धर्म चक्कर। धर्म चक्कर। और इस धर्म चक्कर में है 24 तीलियां, और ये है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो है। यहां से हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में 24 तीलियां ली गई। अब मैं आपको बताता हूं, अगर थोड़ा सा भी रोड़ की दौड़ हो गया आपके, कोई बात नहीं, बता देता हूं। हमने पढ़ा सांची का स्तंभ। सांची का स्तंभ क्या है? सांची के स्तंभ पर लेख भी है। सांची के स्तंभ में भी ऊपर ही ऊपर 4 पशु जो हैं वो शेर है। एक प्रश्न ऐसा भी आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ पर सिंह की आकृति नहीं है, शेर की आकृति नहीं है? मैं आपको बता दूंगा, सांची सारनाथ 2 तो यही हो गए, और एक रामपुरवा। रामपुरवा एक में बैल है, एक में सिंह है, तो 3। ठीक है, 3 तो रटी लेना, सांची सारनाथ और रामपुरवा, इनके ऊपर जो है शेर है। ये जो इधर वाला है ये रामपुरवा वाला ही है, बता दूंगा आपको एक एक फोटो में। तो दोनों में विशेष बात
कि सांची और सारनाथ ऊपर 4 पशु, चारों सिंह है, लेकिन उसके नीचे जो फलक पर दिखाया गया है, सांची वाले में हंसों को दाना चुगते दिखाया है और सारनाथ में 4 पशु हैं जिनका क्रम है हाथी घोड़ा बाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा, वहां पर घोड़ा नहीं अश्व लिखा होता है और बैल नहीं वृषभ लिखा होता है, तो आपको याद रखना है ये चीज, इनका ये क्रम है। और इन सारनाथ के स्तंभ में जो शेर हैं उनके ललाट पर महाधर्म चक्र बना है जिसमें 32 तीलियां है। ये ऐसा कोई प्रश्न पूछेगा नहीं एग्जामिनर। और आगे जो नीचे पशु दिए गए हैं ये, इनके आगे धर्म चक्र बना है जिसमें 24 तीलियां है। सत्य असत्य में कैसी भी बात आए, कितना भी टफ हो, आपका क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब आगे बढ़ते हैं। लो जी, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, आपने लिया पता नहीं। अब देखो, सारनाथ का स्तंभ हो गया, ये जो है इसके ऊपर एक शेर है, ये है रामपुरवा का स्तंभ। ये नीचे रामपुरवा का, रामपुरवा में मैं बताता हूं, रामपुरवा कहां पड़ता है? रामपुरवा है बिहार में। यहां से 2 स्तंभ मिले हैं रामपुरवा से, ठीक है जी। हमने स्तंभ कौन से पढ़ लिए? सांची पढ़ लिया, सारनाथ पढ़ लिया, दोनों के ऊपर कौन से पशु हैं ये पढ़ लिए, दोनों पर लेख बने हैं ये पढ़ लिए, कौन कौन से लेख विहीन है ये हमने ऊपर देख लिया था, आपको उसको अच्छे से रामपुरवा, बसाड और संकिसा ये आपने देख लेना है, ये लेख विहीन है। रामपुरवा में एक पर तो बना हुआ है वृषभ, जिसको हम कहते हैं नटवा बैल, ठीक है। और यह अब राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है। कहां है? राष्ट्रपति भवन में। इसकी विशेष बात और क्या है? यह मैंने ऊपर आपको बताया ही था, लेख विहीन है, इस पर कोई भी लेख नहीं है, बस ऊपर ऊपर वाला हिस्सा है राष्ट्रपति भवन में लिखा हुआ है। लेख होता तो यहां होता, लेख विहीन है। रामपुरवा से दूसरा जो स्तंभ बना है, मिला है, उस पर सिंह की आकृति है और उस पर लेख भी है। ये जो है रामपुरवा का वो स्तंभ है जिसके ऊपर शेर बना है, ये शेर बैठा। इनका क्रम आपने अच्छे से याद रखना है कि अवांगमुखी कमल और जो नीचे का भाग है उसके मध्य क्या था? मेखला या यष्टि थी, और वांगमुखी कमल के ऊपर फलक थी एक ऐसे करके, उसके ऊपर ये देखो फलक बनी। इसको बार बार आपने पढ़ना है, अभ्यास करना है। संकेसा का स्तंभ, इसकी विशेष बात, इसके ऊपर क्या बना? एकमात्र स्तंभ जिसके ऊपर गज या मैं कहूं हाथी बना है। लेकिन जिस तरह ये लेख विहीन है, ये भी लेख विहीन है, क्योंकि स्तंभों के बारे में पहला प्रश्न क्या आएगा? मिलान करना दे देगा, एक स्तंभों के नाम लिख देगा, रामपुरवा, संकेसा, सांची, सारनाथ, या कोई और लिख देगा, है ना, वो लिख देगा ऐसे ऐसे स्तंभों के नाम, और आगे लिख देगा पशुओं के कौन सा असंगत है। रामपुरवा लिखा हो तो रामपुरवा के आगे नटवा बैल है तो भी सही है, सिंह है तो भी सही है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न क्या बनेगा? एकमात्र जिसमें हाथी की मूर्ति है वो है संकिसा का। तीसरा प्रश्न बन जाएगा कौन सा लेख विहीन है कौन सा नहीं। और एक प्रश्न बनता है, जैसे मैं कहूं कि निम्न में से कौन सा स्तंभ है जिसके ऊपर सिंह नहीं है, क्योंकि ज्यादातर के ऊपर सिंह है, शेर है। और दूसरा तो स्तंभों के बारे में सत्य असत्य बातें है। ये देखो जी, ये रहा रामपुरवा का स्तंभ। ये देखो सिर्फ इतना ही पार्ट है, इसके ऊपर ये नटवा बैल बना हुआ है और यह राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है, क्योंकि नीचे वाला पार्ट है ही नहीं। आप सीधे याद रख लो नीचे वाला पार्ट है ही नहीं तो लेख कहां लिखेंगे। इसी तरह वो
उसमें है संकिसा वाले। तो स्तंभ से, अशोक के स्तंभ से राष्ट्रीय चिन्ह जो लिया गया है, यहां पर ये देखो चक्कर बने दो पशुओं के मध्य, पशुओं को दौड़ती मुद्रा में दिखाया गया है। चलो जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर आता है गुहा कला। गुहा कला के बारे में इस तस्वीर को अच्छे से देख लें आप, मैंने आपको समझाने के नजरिए से इसको रखा है। ये पहली बात कि कुल कितनी गुफाएं थी। सात गुफाएं। फिर दूसरी बात, इसमें 3 गुफाएं जो है, ये देखो ऐसे ही अशोक लिखेंगे। 3 गुफाएं किसने बनाई? अशोक ने। फिर 3 गुफाएं ये होगी। 4 गुफाएं किसने बनाई? दशरथ ने। 4 गुफाएं किसने बनाई? दशरथ ने। 4 गुफाएं दशरथ द्वारा बनाई। अब हमने ये देखना है दशरथ ने कौन सी बनाई और अशोक ने 3 कौन सी बनाई। बराबर और नागार्जुनी है ये, बराबर और नागार्जुनी की गुफाएं, नागार्जुनी की पहाड़ियां, यहां पर जैसे ये देखो लंबी पहाड़ियां, उसके मध्य ये गुफाएं। ये गुफाओं की विशेष बात देखो, ये बाहर से तो सामान्य होती थी, ये देखो, और अंदर से ये अलंकृत होती थी गुफाएं। बाहर से बिल्कुल सामान्य, अंदर से पॉलिश की हुई और अलंकृत होती थी। इतना बात आपने, अंदर से क्या थी ये? अलंकृत, अंदर से, बाहर सामान्य। ये जो गुफाएं थी, ये किसको दान में दी गई? आजीविकों को। आजीविक संप्रदाय के जो अनुयायी थे उनको 3 गुफाएं जो है अशोक ने दान में दी। 4 गुफाएं जो है अशोक के पुत्र दशरथ ने दान में दी। अब गुफाओं के नाम। बराबर की पहाड़ियों में, मैं इनको अक्सर भूल जाता हूं भाई कई बार। बराबर की पहाड़ियों में जो है वो 4 गुफाएं हैं। करण चोपड़, ये एक ही नाम है, गाइड में कई बार करण और चोपड़ अलग अलग दिया जाता है। करण चोपड़, सुदामा, विश्व झोपड़ी और लोमश ऋषि की गुफा। लोमश ऋषि की गुफा, ये 4 गुफाएं हैं। ये गुफा उसने, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष बनाई थी। अशोक की यह सबसे प्राचीन गुफा है। अब ध्यान रहे कि ये जो गुफाएं थी, इसमें से ये 3 गुफाएं तो किसने दान में दी? अशोक ने। किसने दी? अशोक ने। बराबर की पहाड़ियों में बराबर में 4 गुफाएं थी, जिसमें से 3 अशोक ने दी, और ये जो लोमश ऋषि की गुफा है, यह उसके पुत्र दशरथ द्वारा आजीविकों को दान में दी थी। इतना ध्यान रहे, ठीक है? सत्य है सत्य, इसको ही रटना है बस। जो सामान्य आपको बिल्कुल नाप तोल के मैटर उपलब्ध करवाया जाएगा। नागार्जुनी पहाड़ियों में 3 गुफाएं हैं, और तीनों की तीनों किसने दान में दी है? दशरथ ने। नागार्जुनी पहाड़ियों में 3 गुफाएं हैं, यहां लिख देता हूं। यहां पर 3 गुफाएं, तीनों ही दशरथ ने दान में दी। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ गुफा है उसका नाम आप जरूर याद रखें, वो थी
गोपिका गुफा। कौन सी थी? गोपिका गुफा। फिर थी वैददित, फिर थी वहियक, वडदित वहियक, ठीक है, वड वही गोपी, गोपी वड बही, ऐसे याद रख लेना। दशरथ कह रहा है भाई गोपी बहू सीरियल चलता था, याद होगा सबको, गोपी बड बही, ठीक है। कर्ण चौपड़ सुदामा विश्व झोपड़ी लोमस ऋषि और गोपिका गुफा वडदित और वहियक, ये 7 गुफाएं। इसमें से संबंधित प्रश्न आता है गुफाओं के बारे में, गुहा कला के बारे में। और इतना ध्यान रहे गुफाओं अंदर से अलंकृत थी और प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में इसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ था, इतना ध्यान रहे। गुफाओं में आता है तो इसमें से ही आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो और रट लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लो जी, अब आ गया स्तूप। जल्दी इस क्लास को अपने खत्म करने जा रहे हैं। स्तूप और चैत्य, मैंने ब्रैकेट में चैत्य लिखा है, क्यों लिखा है? हालांकि दोनों एक नहीं है, दोनों में बहुत फर्क है, पर दोनों क्या थे? पूजार्थक थे, इसलिए दोनों को साथ में लिख दिया। नीचे एक लाइन होगी, उसमें डिफाइन कर देंगे स्तूप क्या है, चैत्य क्या है और विहार क्या है। स्तूप का सबसे पहले जो उल्लेख आता है वो ऋग्वेद में आता है, लेकिन उस समय ऋग्वेद में स्तूप का अर्थ क्या था? अग्नि दिया गया है, इतना ध्यान रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे स्तूप का अर्थ होता है ढेर। लो जी, चलिए यहां हम अब शुरू कर रहे हैं, ऐसा कलर लें ताकि आपको सब कुछ समझ आ जाए। चलिए ये ठीक है। ये है सांची का स्तूप। इसको मैं ना अभी छोटा करता हूं, चलिए, ये बड़ा है काफी। लो जी, ये इतना ठीक है आपके पास, सांची का महास्तूप। देखो स्तूप जो है उसमें मैंने आपको कहा था कि स्तूप में जो सर्वश्रेष्ठ है वो सांची का स्तूप है, और स्तंभों में सर्वश्रेष्ठ है सारनाथ का स्तंभ। अब सांची के स्तूप को महास्तूप कहा जाता है, और सांची का स्तूप ही एकमात्र स्तूप है जिसमें ये जो है ना, देसी भाषा में जिसको बाड़ कहते हैं, ठीक है, वेदिकाएं जिसको हम हिंदी में कहेंगे, वो 3 थी। अब इस पे बात करते हैं कि कौन सा क्या इसका भाग था। ये तो 4 तरह के थे, 4 भाग नहीं, मतलब 4 प्रकार के स्तूप होते हैं। शारीरिक स्तूप, ठीक है, पारिभोगिक, उद्देशिका और पूजार्थक या संकल्प। इसको अभी बाद में डिफाइन करते हैं। अब इसको मैं बनाऊं, अगर छोटा सा स्तूप मैं इधर बनाता हूं, लो जी, ये जो ऊपर वाला भाग है इसको हम कहेंगे अंड, क्योंकि यह अंडे जैसा है, अर्धचंद्राकार भाग है, इसको कहेंगे अंड। चलिए, यहां अंदर तो क्या है, अस्थियां या कुछ भी ये सब रखा जाता था अंदर, अंदर अस्थियां वगैरह ये रख देते थे। और स्तूप के बारे में एक और बात बता दूं आपको कि जो स्तंभ थे, या हमने अशोक के समय जितना कुछ पढ़ा, वो पत्थर से बने थे, लेकिन जितने के जितने स्तूप हैं ये किससे बने हैं? मौर्य काल में ईंटों निर्मित है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सत्य सत्य या सामान्य में आपको दे दे कि अशोक मौर्यकालीन स्तूप बने थे, उसमें आ जाए कास्ट, उसमें आ जाए पाषाण, उसमें आ जाए स्तूप, और एक कोई और ईंटों से, और एक और ऑप्शन आ जाए। तो हमने सब कुछ पढ़ा होता है, ये छोटी सी बात का हमें ध्यान नहीं होता, क्योंकि अक्सर गाइड में भी ऐसी चीज को हाईलाइट करके नहीं दिया जाता, और आप कहीं से पढ़ते हैं तो वहां भी कई बार बात छूट जाती है। हालांकि पढ़ाने वाला अपनी तरफ से अच्छी तरह पढ़ाता है। तो ईंटों से निर्मित है ये। यहां जो अंदर थी
यहाँ ईंटें लगी थी सारे, जैसे वो कुएं के अंदर ईंटें लगी होती है। तो ईंटों से निर्मित इसके अंदर अस्थियां रखी जाती थी, अंदर अस्थियां थी, और ऊपर ये जो पार्ट है, ये भी वेदिका है। एक वेदिका मतलब एक बाड़, क्योंकि सांची के स्तूप में 3 तरह की वेदिका है। एक ये बाड़ की हुई, एक फिर अंड की घेराबंदी के लिए यहां पर, और फिर एक हर्मिका। जिस तरह से मंदिर में अंदर मूर्ति रखी होती है, जहां पर जो वो सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, उसी तरह स्तूप का सबसे पवित्र स्थान जो है वो क्या था? हर्मिका, पवित्र स्थान, या इसको हम कहेंगे देव स्थान स्तूप का। यहां पर ये देवों का आवास में, इसके बार भी चारों तरफ से क्या है? बाड़बंदी की हुई थी, जिसको हम कहते हैं वेदिका। फिर आता है, ऐसे करके हम बात करें, लो जी, इसके ऊपर यहां पर एक यष्टि, इसको हम कहेंगे यष्टि। उसमें थी यष्टि और मेखला। स्तंभ में हमने देखा था मेखला, अवांगमुखी कमल और तने के बीच में जो भाग था मेखला। यष्टि मतलब जो कि इसके ऊपर 3 छत्र होते थे, ऐसे करके 3 छत्र, ठीक है, 3 छत्र होते थे। तो छत्र को जो सहारा देने के लिए होती थी वो होती थी यष्टि, और ऊपर ही ऊपर क्या होता था? छत्र। तो एक बार हमने ऊपर वाले पार्ट में देखना, ऊपरी ऊपर छत्र है। जैसे हमने देखा था स्तंभ में ऊपरी ऊपर पशु थे, इसके ऊपरी ऊपर छत्र है। फिर इसके यष्टि है, ध्यान रहे स्तंभ में पशुओं के नीचे थी फलक, जिसके ऊपर उधर हंसों को दाना चुगती, और इधर छत्र के नीचे है यष्टि, जो इसको सहारा देने के लिए थी। फिर नीचे आता है हर्मिका, हो सकता है क्रम पूछ लिया जाए। फिर जो अर्धचंद्राकार अंडे जैसा है वो है अंड, बीच में अस्थियां रखी जाती थी, और यहां पर इसको भी इससे जो हम बात करते हैं वेदिका, इसकी भी एक अपनी अलग वेदिका थी। फिर यहां से जैसे अपने कहे रास्ता है, और इधर से वेदिका बनी हुई है चारों तरफ, यानी कि पूरे के इधर उधर। और ये फिर जो बीच में ये जो स्पेस है, इसको कहते थे प्रदक्षिणा पथ। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे प्रदक्षिणा पथ। और ये जो गेट था, ठीक है, ऐसा ऐसा बना हुआ था। इस गेट को यहां पर इसको कहते हैं तोरण। क्या कहेंगे? तोरण। और यहां पर बीच में एक और चीज रह गई, वो थी मेडी। मेडी। तो इन सभी चीजों को मैं लिख देता हूं यहां पर। और यहां से इधर सोपान थे, सीढ़ियां, ठीक है। तो ऊपरी ऊपर में क्या है? ऊपरी ऊपर में है छत्र। फिर नीचे क्या है? छत्र के नीचे है यष्टि। क्या है? यष्टि। और यष्टि के ये हो गया। फिर नीचे है हर्मिका, एक और हर्मिका। हर्मिका सबसे पवित्र या देव स्थान, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अंड, जिसके अंदर अस्थियां रखी जाती थी। फिर आता है मेडी। और उसके बाद हम बात करें तो वेदिका हालांकि अलग अलग है, आप प्रदक्षिणा पथ की बात कर सकते हैं। फिर बात आएगी नीचे, सोपान की बात आ जाएगी, तोरण की बात आ जाएगी। तोरण कह दें हम, और फिर हम कह देते हैं सोपान।
सोपान यानी कि चारों तरफ से चढ़ने के लिए, उसमें प्रवेश करने के लिए सीढ़ियां। ये बात, इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लो। इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ईंटों से निर्मित। अब हम बात करते हैं, ये है सांची का स्तूप, जिसको महास्तूप कहते हैं। त्रिवेदी का भी है, इसको त्रिमेदी भी कहते हैं, त्रिमेदी। त्रिमेदी। अच्छा जी, 4 भाग थे। यहां मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। शारीरिक स्तूप वो जिसमें महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष रखे गए थे, जिसमें अस्थि अवशेष वो हो गया शारीरिक। लो जी, पारिभोगिक जिसको हम कह दें महात्मा बुद्ध या उनके बाद जो अनुयायी थे उनके द्वारा जो उपयोग में वस्तुएं ली गई, वो पारिभोगिक। फिर वो जो उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए, फिर जो पूजार्थक थे, संकल्प लिया जाता था कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए तो ये निर्माण करेंगे, ये इच्छा पूरी हो जाए तो उस खुशी में जो करते थे वो पूजार्थक हो गया या संकल्प स्तूप हो गया। तो ये कोई सामान्य बातें हैं, इसके बारे में आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। सबसे पवित्र, अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें जो है ना, वो है कि ईंटों से निर्मित, और दूसरी है हर्मिका। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया सांची का महास्तूप। हर्मिका, दिव्यावदान। अब दिव्यावदान जो ग्रंथ है, चलिए, दिव्यावदान ग्रंथ कहता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। दिव्यावदान एक बौद्ध ग्रंथ है। दिव्यावदान क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें कहा गया है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। चलो, नोट लगा के लिखा है, मौर्य काल में जो भी स्तूप बने हैं वो ईंटों से निर्मित हैं, विशेष बात है। और पिपहरवा जो स्तूप है यह सबसे प्राचीन है। दूसरा सबसे प्राचीन है बरहुत स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश एमपी में, सांची भी एमपी में, यह दूसरा सबसे प्राचीन है। मौर्यकालीन है यह भी। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए इतने का। लिखा है कि सांची का स्तूप अपने अलंकृत तोरणों के लिए प्रसिद्ध है। तोरण होता है प्रवेश द्वार। इन तोरणों के निर्माता सातवाहन शासक थे। सांची का स्तूप जो है अशोक के समय बना है, लेकिन आगे समय समय पर उसमें काम होता रहा है। तो जो तोरण है उसको, अलंकृत तोरण जो बनाए थे अभी हमने देखे, वो सातवाहन शासकों द्वारा। राजस्थान में बैराट का स्तूप है। अब विहार पे बात करते हैं। विहार रहने की जगह। विहार, विहार रहने की जगह। किसके? बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह क्या है? विहार। चैत्य क्या है? चैत्य भी पूजा स्थल थे। भाजा का चैत्य कहां पर है? महाराष्ट्र में है, और यह सबसे पुराना चैत्य है। मूर्तिकला में हम बात करते हैं, बस एक छोटी सी बात रह गई अब तो। लो जी, कहते हैं कि धोली व कालसी उड़ीसा में है। यहां से हाथी की छोटी छोटी मूर्तियां मिली हैं, हाथी की मूर्तियां, जिसमें कालसी की जो हाथी की मूर्ति है उसके नीचे लिखा है गजतमे। बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इस पे आता है तो। मूर्ति कला में कालसी की जो हाथी की मूर्ति है उसके नीचे लिखा है गजतमे।
लोक कला में यक्ष यक्षिणी को हमने पढ़ना था, वो सिर्फ 3 ही बातें हैं। यक्ष यक्षिणी में 3 ही बातें हैं, सिर्फ सिलेक्टेड मैटर आपको करवाया जाएगा, ध्यान रहे। यक्ष यक्षिणी में 3 बातें कौन कौन सी, अभी देखिए। मथुरा के परखम ग्राम में, मथुरा के परखम ग्राम से मणिभद्र यक्ष, मैंने आपको यक्ष यक्षिणी के बारे में बताया है कि मूर्ति मिली है, यही नहीं, मूर्ति यहां आ जाएगा, मिली है। मणिभद्र यक्ष की मूर्ति मिली है, कहां से? मैं मथुरा, मैं मणिभद्र, मथुरा का परखम ग्राम। वहां पर यह प्रश्न कई बार आया कि मणिभद्र यक्ष की मूर्ति, अभी हाल ही में 1-2 पेपरों में मैंने देखा था, तो मणिभद्र यक्ष की परखम ग्राम से। ठीक है जी। पटना में जगह पड़ती है दीदारगंज, वहां से चाम्र ग्रहणी यक्षिणी की मूर्ति मिली है, इस बात का ध्यान रहे, पटना के दीदारगंज से। और राजघाट बनारस से त्रिमुक्षी यक्ष की मूर्ति मिली है। तो आज हम आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, एक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दूसरा आपके जितने परिचित हैं उन तक ये वीडियो जो है साझा करें। अपनी आपकी फीस इतनी है कि आपने ईमानदारी से इस लिंक को आपने शेयर करना है, स्टेटस लगाना है और अपने प्लेटफॉर्म पे। बस मैं ये मान लूंगा कि आपकी फीस आ चुकी है। धन्यवाद, जुड़े रहें, कल मिलते हैं। जय हिंद।